नमस्कार मित्रों। आज हम डिस्कस करेंगे बायजूस के बारे में और क्यों बायजूस चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले 2-3 दिन में बायजूस ने काफी स्थान न्यूज के अंदर बनाया है और क्या है ये सारी स्टोरी, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे बायजूस को डिटेल के अंदर। बायजूस क्या है? बायजूस एक इंडिया की मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। 2011 में इसको फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर हैं बायजू रविंद्रन एवं दिव्या गोकुलनाथ, दोनों पति पत्नी हैं। और ऐसा बताया जाता है कि 2022 के अंदर इसका वैल्यूएशन तकरीबन $22 बिलियन, $22 बिलियन तक पहुंच गया था। अभी रिसेंटली ब्लैक फोर्स ने इसके वैल्यूएशन को 95% कट करते हुए $1 बिलियन कहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जनवरी 2024 में बायजूस ने जो फंड रेज किया है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के द्वारा, उसमें वैल्यूएशन उन्होंने 200 से 225 मिलियन डॉलर रखा है। 22 बिलियन, $22 बिलियन मार्च 2022 में था और रिसेंटली इन्होंने जो फंड रेज किया है वो 200 से 225 मिलियन डॉलर। $22 बिलियन का मतलब होता है तकरीबन 22,000 मिलियन डॉलर। और अभी इन्होंने 200 से 225 मिलियन डॉलर के ऊपर फंड रेज किया है, मतलब कि बायजूस का वैल्यूएशन 99% डाउन गया है और इसी वजह से ये चर्चा का विषय है। प्लस पिछले 2-3 दिन में कुछ घटनाएं घटी हैं, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि बायजूस की हिस्ट्री क्या है। बायजूस की जो कंपनी है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, जो बायजूस रविंद्रन एवं दिव्या गोकुलनाथ ने और कुछ स्टूडेंट्स मिलकर 2011 में इसको एस्टेब्लिश किया था। बायजू खुद एक इंजीनियर है और ये 2006 से कोचिंग क्लासेस लेते हैं मैथ्स की। इन्होंने शुरू के अंदर वीडियो बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग देने का काम किया था। बायजूस जो है वो किंडरगार्टन से लेके 12th तक के स्टूडेंट्स को कई सब्जेक्ट्स ट्यूशन ऐप के द्वारा और ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाने का काम करती है। 2015 के अंदर बायजू के ने एक ऐप लॉन्च किया था, उसको बोलते हैं बायजूस लर्निंग ऐप, और उसकी वजह से ये काफी फेमस हुआ था। 2017 में फिर बायजूस ने 2 और ऐप लॉन्च किए, जो थे बायजूस मैथ्स ऐप फॉर किड्स और दूसरा था बायजूस पेरेंट कनेक्ट ऐप। और बताया गया कि 2018 में इनके 15 मिलियन यूजर्स थे। 15 मिलियन यूजर्स का मतलब हुआ तकरीबन 1.5 करोड़ यूजर्स, और इसके अंदर 900,000 मतलब 9 लाख जो थे वो पेड यूजर्स थे। अब 2019 के अंदर ऐसा बताया गया कि 60% जो बायजूस के स्टूडेंट्स थे वो काफी रूरल या नॉन मेट्रो बैकग्राउंड से आते थे। बायजू ने मार्च 2022 के अंदर कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि वो दोहा के अंदर एक न्यू एडटेक कंपनी और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर वहां पे स्टेब्लिश करने वाले हैं। 2022 के अंदर ही तकरीबन अगस्त 2022 के अंदर एक ब्लूमबर्ग न्यूज के अंदर एक रिपोर्ट छपी थी और उसमें ये पहली बार थोड़ा कंट्रोवर्शियल खुलासा हुआ कि इंडिया के जो कॉर्पोरेट को जो देखने वाली मिनिस्ट्री है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहा जाता है या MCA कहा जाता है, MCA ने एक लेटर बायजूस को इशू किया है और दैट लेटर वाज इशूड इन अगस्त 2022, अगस्त 2022 के अंदर। और उसमें कहा गया था कि आपने मार्च 2021 के फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल्स अभी तक सबमिट नहीं किए हैं, तो 17 महीने का डिले, मतलब मार्च 2021 के फाइनेंशियल्स उन्होंने अगस्त 2022 तक सबमिट नहीं किए थे और वो लेटर इश्यू किया गया। और ये न्यूज ब्लूमबर्ग ने पहली बार छापी और पहली बार थोड़ा ये कंट्रोवर्सी रही। जवाब में बायजूस ने कहा कि हमने कई सारे एक्विजिशंस किए हैं, कई कंपनियों को हमने एक्वायर किया है और वास्तव में बायजूस ने 2020-2021 में कई कंपनियां एक्वायर की थी। हम उसका डिटेल जानेंगे और इस वजह से उन्होंने कहा था कि हमको इन सब कंपनीज की मर्ज्ड बैलेंस शीट बनानी और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में थोड़ी तकलीफ आ रही है और यही एकमात्र रीजन है। फिर अप्रैल 2023 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ बायजूस के ऑफिसर्स के ऊपर सर्च कंडक्ट की थी और वो भी एक बहुत बड़ी
न्यूज बनी थी। अब हम चलते हैं बायजूस करता क्या है, क्या इसके प्रोडक्ट्स क्या है, इसके सर्विसेज क्या है। तो बायजूस का जो ऐप है, ट्यूटरिंग ऐप, वो एक फ्रीमियम मॉडल के ऊपर काम करता है। फ्रीमियम मॉडल क्या होता है, आपने देखा होगा कोई कई सारी वेबसाइट्स हैं, कई सारे इवन न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर अगर हम जाते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बेसिक आर्टिकल्स, बेसिक डिटेल्स। इवन शेयर मार्केट से रिलेटेड कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर हम बेसिक डिटेल्स हमें मिल जाती है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा एडवांस में कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं, या कुछ एनालिसिस एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, या कुछ प्रीमियम आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो पैसा मांगते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 99 रुपीज पर मंथ, 999 रुपीज ईयरली, वॉट एवर में भी, जो भी उनके चार्जेस हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। वीडियो गेम में भी ऐसा होता है, कई सारी वीडियो गेम में आप बेसिक वीडियो गेम आपको मिल जाते हैं, आप खेल सकते हैं, और फिर थोड़ा एक देसी भाषा में कहें तो थोड़ा जब आपको उसकी आदत, लत या चस्का लग जाता है और आप चाहते हैं कि उनके हायर वर्जन को जब आप खेलें, तो वो पैसा मांगते हैं। तो इसी मॉडल के ऊपर ये काम करती है। बायजूस का ऐप 15 दिन के लिए फ्री सर्विस देता है, और फिर उसके बेस पर अगर आप चाहते हैं कि आपको कोर्स ज्वाइन करने हैं, या ट्यूशंस लेनी है, या आपको पढ़ना है, ट्यूटोरियल लेना है, तो फिर आपको उसको पे करना होता है। तो ये प्रीमियम मॉडल के ऊपर ये काम करता है। ये किंडरगार्टन से लेके 12th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उनकी क्लासेस लेता है। ये इंडिया में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि आईआईटी, जूनियर इंजीनियरिंग, जेईई का एग्जाम है, फिर नीट का एग्जाम है जो एमबीबीएस और रिलेटेड पढ़ाई के लिए होता है, प्लस केट का एग्जाम जो आईआईएम के लिए और दूसरे एमबीएस में एडमिशंस के लिए काम होता है, आईएएस की प्रिपरेशन है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी पढ़ाई या ट्यूशंस ये अपने ऐप के थ्रू करवाते हैं। प्लस इन्होंने इंटरनेशनल कुछ एग्जामिनेशन है जैसे कि जीआरई हुआ, जीमेट हुआ, तो उसकी भी पढ़ाई ये करवाते हैं। तो ये इनका काम है। 2019 में कंपनी ने कहा था कि हम अब एक ऐसा ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर भी स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने को मिलेगा। ठीक है, फिर अप्रैल 2021 के अंदर बायजू ने अनाउंस किया था कि हम बायजूस फ्यूचर स्कूल लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि व्हाइट हेड जूनियर करके एक इन्होंने एक्विजिशन किया था, और उसके फाउंडर थे करण बजाज, उसके साथ मिलकर, तो उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। प्लस बायजूस ने यह भी अनाउंस किया कि हम कई सारे सेंटर्स, तकरीबन 500 ट्यूशन सेंटर्स लॉन्च करने जा रहे हैं अक्रॉस 200 सिटीज ऑफ इंडिया, और ऐसा बताया जाता है कि फरवरी 2022 तक तो इनके लगभग 80 के आसपास सेंटर्स लॉन्च भी हो चुके थे, जहां पे ये हाइब्रिड मॉडल में काम करते थे। मतलब वहां पर आप अगर जाएंगे तो फिजिकली भी आपको पढ़ाया जाएगा, प्लस ऑनलाइन वाला ऐप भी आपको दिया जाएगा, तो यू कैन कम एंड गेट द ट्यूशन इन फिजिकल मोड ऑल्सो, और आपको ऐप दिया जाएगा जिससे आप डिजिटली ऑनलाइन बेस पर आप घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो हाइब्रिड मॉडल दिया जाएगा। अब हम चलते हैं, बायजूस ने फेमस एक्विजिशंस क्या किए, कौन कौन सी कंपनियां एक्वायर की। अगर वो बहुत डिटेल में जाए तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इन्होंने जुलाई 2017 में ट्यूटर विस्टा पियरसन से एक्वायर की थी। उसके बाद उन्होंने 2019 के अंदर एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी जो कि बच्चों को पढ़ाने का काम करती, 3 से 8 साल के बच्चों को एजुकेशनल गेम्स के थ्रू पढ़ाती थी। वो कंपनी ओस्मो करके थी, उसको एक्वायर किया $120 मिलियन में। फिर इन्होंने, जैसा मैंने बताया, इंडियन एक स्टार्टअप जो करण बजाज का था, व्हाइट हेड जूनियर, उसको उन्होंने $300 मिलियन में तकरीबन 2020 में उसको एक्वायर किया। फिर उन्होंने 2021 के अंदर एक मुंबई बेस्ड जो डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म है स्कॉलर, उसको एक्वायर किया। उसके बाद उन्होंने अप्रैल 2021 में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को बताया जाता है कि $950 मिलियन में स्टॉक एंड कैश डील के थ्रू, मतलब कुछ पैसा कैश दिया जाएगा और बचे हुए पैसे के उनको शेयर्स इश्यू किए जाएंगे, तो आकाश को उन्होंने एक्वायर किया। वो एक बहुत बड़ी न्यूज बनी थी उसमें कि इन्होंने आकाश को एक्वायर कर लिया है। फिर उन्होंने जुलाई 2021 में एक अमेरिकन बेस्ड किड्स लर्निंग प्लेटफॉर्म था, उसका नाम था इपिक, उसको उन्होंने $500 मिलियन में एक्वायर किया। और उन्होंने उसके बाद सिंगापुर बेस्ड एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म था, उसको उन्होंने लगभग $600 मिलियन में एक्वायर किया। और एक आफ्टर स्कूल लर्निंग ऐप था टॉपर करके, उसको उन्होंने एक्वायर किया जुलाई 2021 में ही। इस तरह से इन्होंने कई सारे, मतलब एक एग्जाम प्रिपरेशन वाला भी एक ऐप था, वो उन्होंने सितंबर 2021 में एक्वायर किया।
फिर उन्होंने लगभग दिसंबर 2021 में जियो जेब्रा नाम का एक ऐप था, कंपनी थी, उसको उन्होंने $100 मिलियन के अंदर कैश एंड स्टॉक डील के तहत एक्वायर किया। और 2022 में बताते हैं कि उन्होंने कैंपस रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म एक सुपर सेट करके था, उसको एक्वायर किया। टोटल मिला के इन्होंने कई सारे एक्विजिशंस किए और बताया जाता है कि बाइजू ने तकरीबन $2.8 बिलियन इन एक्विजिशंस के लिए खर्च किए। बाइजूस में इन्वेस्टर्स भी काफी बड़े बड़े आए। आप उनके अंदर अगर हम जानना चाहें तो सिक्योरा कैपिटल, फिर चैन जुगरबुग इनिशिएटिव CZI, ऐसा बताते हैं कि एशिया के अंदर पहली बार CZI ने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया तो बाइजू में किया था, तो वो उनके लिए बहुत प्रेस्टिजियस बात थी कि CZI ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फिर टेंसेंट ने किया, सोफिना ने किया, लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स ने किया, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने किया, IFC ने किया, बराबर, जनरल एटलांटिक ने किया। तो कई सारे मतलब नामी गिरामी वेंचर फंड्स और इन्वेस्टर्स इसके अंदर आए। बाइजू फेमस हुआ जब उन्होंने स्पॉन्सरशिप के अंदर भी अपने जलवे दिखाने चालू किए। आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम की भी स्पॉन्सरशिप उन्होंने ली 2020 के अंदर, जो 2023 तक रही। उसके बाद उन्होंने इंडियन सुपर लीग क्लब केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब, उसकी भी उन्होंने स्पॉन्सरशिप ली, और उससे पहले वो मुथुट ग्रुप के पास थी। और सबसे फेमस स्पॉन्सरशिप तो उन्होंने ली जिसको फीफा वर्ल्ड कप, कतर फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में जब बाइजू का अनाउंसमेंट हुआ तो वो तो बहुत बड़ी न्यूज हुई कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मतलब स्पॉन्सरशिप हासिल की है। तो इस तरह से बाइजूस के पास काफी मतलब जबरदस्त स्पोर्ट्स की स्पॉन्सरशिप्स उन्होंने ली, जिससे वो काफी फेमस हुए। क्रिकेट और फीफा वर्ल्ड कप के थ्रू वो काफी फेमस हुए। अब हम देखते हैं कि बाइजूस के फाइनेंशियल्स क्या रहे। ये सब बात ठीक है, आप जब स्टार्टअप कोई कंपनी बनाते हैं, आप जब काफी मार्केट के अंदर कस्टमर्स में पेनिट्रेट करके काफी कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, आपके पास काफी डेटा है, आपके पास यूजर्स हैं, उस वजह से आपका वैल्यूएशंस भी काफी बढ़ता जाता है। स्टार्टअप के लिए ये काफी मायने रखता है। बट एंड ऑफ द डे अकाउंट्स, नंबर्स, रेवेन्यूज क्या है, तो वो थोड़े शेकी रहे हैं। 2018 के अंदर बाइजू ने 490 करोड़ का रेवेन्यू किया था और सामने 29 करोड़ का 490 करोड़ रेवेन्यू, लॉस था 29 करोड़। 2019 के अंदर ये हो गया 1376 करोड़ रेवेन्यू और लॉस हुआ 9 करोड़। मतलब लॉस 29 करोड़ से डाउन होके 9 करोड़ आया और रेवेन्यू सेल्स जो था उनका 490 करोड़ से 1376 करोड़, 3 गुना बढ़ गया। लॉस 29 करोड़ से 9 करोड़ हो गया। 2020 में ये ऑलमोस्ट डबल 2381 करोड़ हुआ और लॉस उनका 262 करोड़ हुआ। 2021 में पहली बार बाइजूस का रेवेन्यू डाउन आया 2280 करोड़, मतलब 2380 से 2280, 100 करोड़ डाउन। लेकिन लॉस यहां पर बढ़कर उनका हो गया 4500 करोड़। 2022 में उन्होंने अपना रेवेन्यू तो काफी बढ़ाया 5298 करोड़, लेकिन सामने लॉस हुआ 8245 करोड़ का। तो इस तरह बाइजूस वो स्टार्टअप था जिसने शुरू में काफी कैश बर्न किया है, काफी कैश उन्होंने बर्न किया है। उसके बाद अगर हम जाएं कि बाइजूस के रेवेन्यू के मॉडल पर थोड़ा एक कंट्रोवर्सी तब आया जब बताया गया कि जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे 2 या 3 साल की फीस एक साथ दे देते थे, उनको वो एक ही साथ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देता था। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहता है कि अगर आप 2 साल की फीस लेते हैं तो 1 साल की फीस, जिस साल आप फाइनेंशियल्स प्रेजेंट करने वाले हैं उस साल से रिलेटेड फीस को ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बाकी एडवांस में खड़ा रहेगा और बाद में आप नेक्स्ट ईयर में वो फीस को आप रिकॉग्नाइज कीजिए। तो जब उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये मॉडल फॉलो किया तो बाइजूस के पास जो फीस जो वो 2-2, 3-3 साल की एडवांस में एज रेवेन्यू रजिस्टर करते थे, तो उसमें थोड़ा तकलीफ आया क्योंकि उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़े और इसके ऊपर काफी बवाल भी हुआ। कई लोगों ने, आप देखेंगे कई नामी गिरामी लोगों ने भी बाइजूस के नंबर्स को इन्फ्लेटेड कहा और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगाए। और उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था जो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि उनके फाइनेंशियल्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स सबमिट करने में भी डिले हुए और उनके ऑडिटर जो थे वो डेलोइट वगैरह थे। अब हम चलते हैं कि रिसेंटली ऐसा क्या हुआ। अभी ये फ्राइडे को ही बाइजूस के 6 इन्वेस्टर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई, EGM। हालांकि
बायजूस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो डायरेक्टर्स हैं उसमें वो खुद एक बायजू रविंद्रन, उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और उनके भाई, ये 3 डायरेक्टर्स हैं। उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन फिर भी ये 6 इन्वेस्टर्स ने मिलकर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई, जिसको कर्नाटका हाईकोर्ट ने रोकने से मना किया। और इसके अंदर जो 6 रिजोल्यूशंस पास हुए उसमें बायजू को, मतलब बायजू रविंद्रन को और इनके जो दोनों फैमिली मेंबर हैं उनको हटाने की बात की गई। एज ए सीईओ उनको हटाया गया, बोर्ड को रिप्लेस करने की बात की गई, और जो भी इन्होंने एक्विजिशंस किए हैं उसके फॉरेंसिक ऑडिट की बात की गई, पूरा मैनेजमेंट चेंज करने की बात की गई, और इसको उन्होंने सर्वसम्मति से पारित किया। उसके नेक्स्ट डे ही बायजू रविंद्रन का लेटर आया है, जो उन्होंने एम्प्लॉइज को लिखा है कि मैं आज भी कंपनी का सीईओ हूं। ये जो ईजीएम बुलाई गई है वो बहुत ही छोटे परसेंटेज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने बुलाई है। ऑलमोस्ट 32% के शेयर्स जो होल्ड करते हैं उन लोगों ने बुलाई है। और क्योंकि इसके अंदर फाउंडिंग डायरेक्टर कोई भी प्रेजेंट नहीं था और ये ईजीएम इंडिया के जो कंपनी लॉज है उसके प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए नहीं बुलाई गई है, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये गलत है और ये हाईली इनएक्यूरेट है। तो ये लीगल बैटल अभी शुरू हो गई है। इन्वेस्टर्स इनको आउट करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं और नया मैनेजमेंट लाना चाहते हैं, लेकिन बायजू रविंद्रन आज भी अपने आप को सीईओ कह रहे हैं। और ये लीगल बैटल कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर शुरू हो गई है, जो लंबे समय तक चलेगी और भविष्य में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। परंतु इससे एक बात तो तय है कि जो बायजू एक समय एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से चमक रहा था, एक जबरदस्त स्टार्टअप के रूप में उभरा था, चारों तरफ इसका नाम था, अब इसके वैल्यूएशन भी तकरीबन 99% से डाउन आ चुके हैं और फर्दर इस लीगल बैटल ने बायजूस के नाम को खराब किया है और ऑब्वियसली इसकी चमक अब काफी फीकी पड़ गई है। देखना यह है कि भविष्य में बायजू के साथ क्या होता है और इसको हम सब देखेंगे कि क्या बायजूस के साथ होने जा रहा है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा है बायजूस से रिलेटेड यह इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आगे हम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए